नमस्कार सभी को। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के अंदर बच्चों के लिए वाचन या पठन कौशल, इसके अंतर्गत अर्थ, प्रकृति, प्रकार, उद्देश्य, महत्व और उपयोगिताएं आदि पढ़ेंगे। वाचन या पठन का अर्थ। पठन शब्द पठ धातु से बना है जिसका अर्थ है पढ़ना। वाक शब्द पठ धातु से बना है जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पठन और वाक में सूक्ष्म अंतर है। पठन का अर्थ है पढ़ना और वाक का अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। आवाज यानी कि वाक का शब्द है आवाज, ध्वनि, आवाज के साथ पढ़ना। पठन की प्रकृति। पठन के दो प्रमुख आधार है, पठन मुद्रा एवं पठन शैली। पठन मुद्रा का अर्थ है बैठने, खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री, साथ में ग्रहण करने की रीति तथा भावानुसार हाथ, नेत्र आदि अन्य अंगों का संचालन। कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ पढ़ने की भाव भंगिमता, अर्थात पाठ पढ़ते समय विद्यार्थी की आंखों तथा शरीर के अन्य अंगों का संचालन, उसके बैठने, खड़े होने का ढंग, आंखों से पुस्तक की दूरी आदि, ये सभी क्रियाएं पठन मुद्रा में शामिल है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि पाठ पढ़ते समय विद्यार्थी शरीर के अंगों तथा आंखों का संचालन कैसे करता है। विद्यार्थी खड़ा कैसे होता है, आंखों का संचालन कैसे करता है, ये सब पठन मुद्रा के अंतर्गत आता है। किसी वस्तु का सहारा लेकर खड़ा है या झुककर खड़ा है। यदि वो बैठकर पढ़ रहा है तो क्या उसका मुख झुका हुआ है या सीधा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैठते समय उसका कमर झुकी हुई है। पठन के समय पुस्तक विद्यार्थी की आंखों से कम 130 डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं, 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी जो पुस्तक है आंखों से कम 130 डिग्री का कोण बनाती हुई 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसके नेत्रों का संचालन, उच्चारण, स्थानों का प्रयोग तथा खड़े होने की मुद्रा या बैठने की मुद्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। पठन मुद्रा में 2 बातें आती हैं। नंबर 1 है, जब किसी शब्द अथवा वाक्य को पढ़ा जाता है तब हमारी दृष्टि एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक नहीं जाती है, बल्कि एक शब्द से दूसरे शब्द तक जाती है। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि विद्यार्थी एक अक्षर को नहीं पढ़ता बल्कि पूरे शब्द को पढ़ता है। दूसरा है, विद्यार्थी का दृष्टि विराम जितना विस्तृत होगा उतना ही वह शीघ्रता से पढ़ सकेगा। इस तरह पाठक की दृष्टि से शब्द से दूसरे शब्द तक उछलती हुई तीव्र गति से आगे बढ़ती है, जिससे उसकी पठन गति तीव्र हो जाती है। इससे सफल पाठक की पठन गति और शब्दों के अर्थों को ग्रहण करने की गति में तारतम्य बन जाता है, बना रहता है। तीसरा है, वाचन की एक पुरानी पद्धति है जिसके अनुसार प्रत्येक अक्षर पर दृष्टि को केंद्रित करना अनिवार्य समझा जाता है, परंतु इसके लिए यह जरूरी कि विद्यार्थी को अक्षरों की पूरी पहचान होनी चाहिए। यदि उन्हें अक्षरों की पूरी पहचान नहीं है तो वह ठीक से पठन नहीं कर पाएगा। यहाँ एक और भी बात है कि पठन करने के लिए उसे उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां हैं उसको दूर करनी होगी। जिस बच्चे की उच्चारण जो संबंधित त्रुटियां हैं वो अच्छी होगी, त्रुटियां नहीं होगी, उच्चारण में वो बच्चा निपुण होगा, उच्चारण में वो माहिर होगा, तो उतना ही अच्छा वो पठन कर पाएगा। पठन के उच्चारण के साथ साथ पठन में विराम चिन्हों, कहने का तात्पर्य जो हमारे व्याकरण की जो विधियां हैं, जो व्याकरण के नियम हैं, उसको ताक पर रख करके पठन किया जाए तो बच्चा कभी भी गलती नहीं कर पाएगा। पठन की शैली। पठन शैली से तात्पर्य है कि लिखित सामग्री को सही लय, गति, प्रवाह, विराम एवं उच्चारण के साथ पढ़ना।
कहने का तात्पर्य है कि जब हम पठन शैली को वाचन शैली भी कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि पठन शैली को वाचन शैली भी कहा जा सकता है, या कहते हैं पठन शैली प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी होती है। ऐसा नहीं कि जो जैसे अध्यापक पढ़ेंगे वैसे ही विद्यार्थी पढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सबकी शैली अलग होगी, वह दूसरे विद्यार्थी की पठन शैली से मेल नहीं खाती है। एक विद्यार्थी की पठन शैली दूसरे विद्यार्थी की पठन शैली से मेल नहीं खाती है। विद्यार्थी अथवा शिक्षक को पठन करते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, ये मैंने पहले भी कह दिया था। साथ साथ ही स्वर, गति, लय तथा प्रभाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी अथवा शिक्षक को उच्चारण अवयवों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ऐसा होने पर वे उच्चारण अवयवों की सहायता से शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। प्रत्येक शब्द पर बल देना जरूरी है। ऐसा करने पर पठन पूर्णतः सफल होगा। जहाँ रुकने की आवश्यकता है वहाँ अवश्य रुकना चाहिए तथा शब्दों को अलग अलग करके उचित बल पर या उचित बल द्वारा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने पेश करती हूँ। अगर ये विराम चिन्हों या विराम का जो विराम संबंधी गलतियां करेंगे तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। एक है रोको, अर्थ विराम, रोको मत जाने दो। दोबारा से सुनिए, रोको अर्ध विराम लगा दिया, मत जाने दो। इसका मतलब क्या है? रोको, उसको मत जाने दो जो भी जा रहा है। दूसरा है रोको मत अर्ध विराम जाने दो। इसका अर्थ बदल गया, जो जा रहा है उसको रोको मत रोको, उसको जाने दो। तो दोनों में जो विराम लगाने से या विराम चिन्हों का प्रयोग करने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। भाषा शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करे। इसके लिए उच्चारण करते समय वह स्वयं उस शब्द पर जोर डाले जिस शब्द को वह आवश्यक समझता है। भावों के अनुसार ध्वनियों का उतार चढ़ाव होना चाहिए। पठन करते समय लय, प्रवाह, गति आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पठन करते समय शब्दों पर बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो जाए। जैसे नेताओं को देखा नहीं आपने, जब भाषण देते हैं या पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो किसी एक जो विशेष जो कथन होता है, विशेष जो पाठ्य बिंदु या पठन बिंदु होता है उस पर बल देते हैं, जोर दे के पढ़ना। तो उस पर जो कोई लोग ध्यान देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा और ये चीज़ होनी है, ऐसे करके उनके दिमाग में बैठ जाता है। उसी तरह बच्चों के लिए स्वरों का उच्चारण आरोह तथा अवरोह के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वरों का उच्चारण क्या है एक साथ करने हैं, ना आपको आरोह का पता है ना अवरोह का पता है, ना इसके अल्पप्राण कहाँ है, महाप्राण कहाँ है ना, तो यही पता नहीं, हर्षव क्या है, दीर्घ क्या है, ये इसका कोई पता नहीं है। एक ही तार में चले हुए हैं और जैसे मंत्र पढ़ते हैं इस तरह से नहीं पढ़ना है। पढ़ने की एक सुनिश्चित क्या है एक नियम होता है। नियम के अनुसार नहीं पढ़ा जाए तो वो क्या है, उसका जो एक तो अर्थ बदल जाता है, दूसरा उसमें नीरसता आ जाती है। बच्चे उसको रुचिपूर्ण ढंग से सीखेंगे नहीं, बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, आपको ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, बच्चों को उबाऊ लगेगा। अगला है महत्व। पठन कौशल के प्रकार। पठन कौशल के 3 भेद है या 3 प्रकार है, ये भी कह सकते हैं। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन के अनुरूप व्यक्तिगत सस्वर वाचन, संवेद सस्वर वाचन। दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन के अंतर्गत किसी भी पाठ अथवा पाठ्य सामग्री को ऊंचे स्वर में पढ़ने की क्रिया को सस्वर वाचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है या हम ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि स्वर सहित वाचन अथवा पढ़ना ही सस्वर वाचन है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री को ऊंचे स्वर में उच्चरित करता है। प्राथमिक स्तर पर छात्र लिपिबद्ध शब्दों को या जो लिपि में हम जिसको पिरोया गया है उस शब्दों को पहचान कर उसे ऊंचे स्वर में बोलता है
तथा साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण भी करता है। सस्वर वाचन का प्रमुख उद्देश्य छात्र छात्राओं को अक्षरों का सही उच्चारण कराना है। माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की कक्षाओं तक आते आते विद्यार्थी सस्वर वाचन के माध्यम से भाषा में विराम, गति, बलागात, स्वर, आरोह अवरोह आदि के महत्व को समझने में सक्षम हो जाता है। सस्वर वाचन के भेद है व्यक्तिगत सस्वर वाचन, दूसरा है समवेत सस्वर वाचन। व्यक्तिगत सस्वर वाचन में बच्चों, व्यक्तिगत सस्वर वाचन केवल एक व्यक्ति अथवा एक छात्र द्वारा किया जाता है। इसमें एक से दो नहीं होते, एक ही होगा। इस व्यक्तिगत सस्वर वाचन में दो विधियां अपनाई जाती हैं। सर्वप्रथम शिक्षक कक्षा में छात्र छात्राओं के समक्ष किसी भी पाठ्य सामग्री का आदर्श वाचन या आदर्श सस्वर वाचन करता है, अथवा वह छात्रों के समक्ष किसी भी पाठ को शुद्ध उच्चारण, उचित गति, विराम, आरोह अवरोह आदि के साथ पढ़कर सुनाता है। इसके उपरांत छात्र स्वयं ही कक्षा में व्यक्तिगत सस्वर वाचन कर सकता है। यदि अध्यापक पाठ्य सामग्री में निहित गूढ़ शब्दों, वाक्यों आदि के अर्थ, भाव आदि को पहले से ही स्पष्ट कर दे तो सस्वर वाचन और भी अधिक सार्थक व उपयोगी सिद्ध हो जाता है। दूसरा है समवेत सस्वर वाचन। ये हमारे सस्वर वाचन के उपभेद है। जब किसी भी पाठ्य सामग्री को एक से अधिक छात्र ऊंचे स्वर में पढ़े, दोबारा से कहती हूँ, जब किसी भी पाठ्य सामग्री को एक से अधिक छात्र ऊंचे स्वर में पढ़े तथा उसका अर्थ ग्रहण करे तो वह समवेत सस्वर वाचन कहलाता है। समवेत सस्वर वाचन प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र का इतना मानसिक विकास नहीं होता है कि वह सुर, लय, गति, विराम आदि को समझ सके। इसके लिए पहले से आदर्श वाचन का अनुकरण करना ही आवश्यक रहता है। उच्चतर कक्षाओं के छात्र पाठ, कविता आदि को समवेत सस्वर वाचन कर सकते हैं, यानी कि ये उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य यह है। सस्वर वाचन की विशेषताएं। प्राथमिक स्तर या प्राथमिक अवस्था में भाषा से अवगत कराने के लिए बच्चों को सस्वर वाचन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जब कोई बच्चा स्वर सहित पाठ को पढ़ता है, वह बड़ा प्रसन्न होता है और वे आनंद की प्राप्ति करते हैं। धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है या आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और वह वाचन में रुचि लेने लगते हैं। सस्वर वाचन से बच्चों को शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। सस्वर वाचन करने से बच्चों को उचित गति, हाव भाव, बलागात, विराम, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान आसानी से हो जाता है। सस्वर वाचन के बाद ही विद्यार्थी स्वाध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। पाठ्य वस्तु को पसंद करता है, विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को पसंद करता है या नापसंद करते हैं या सहमत है, असहमत है, उसके प्रति संतोष व्यक्त करता है या असंतोष। पाठक केवल विचारों को ग्रहण नहीं करता, वरन विचारों की सृष्टि भी करता है, यानी कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उसको पढ़ना पसंद है, नहीं पसंद है, क्या उसके जो प्रति संतोषजनक है, असंतोषजनक है। इस तरह के जो विश्लेषण करना भी बच्चा सीख जाता है। मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ किसी भी लिखित पाठ्य वस्तु को मन में शांति से बिना कोई आवाज़ किए पढ़ना, उसका अर्थ ग्रहण करना और वाचन करना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन के अंतर्गत एक मौन वाचन के महत्व आते हैं। इसके लिए जब विद्यार्थी को सस्वर वाचन का अध्ययन हो जाता है तो उन्हें मौन वाचन का अभ्यास करवाना चाहिए। उस समय सस्वर वाचन नहीं कर सकते जब आवाज़ करते समय बच्चे से अन्य लोगों का कार्य बाधित हो। जैसे पुस्तकालय या वाचालय में
या अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर हम सस्वर वाचन नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, मौन वाचन ही सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। वहाँ मन ही मन में पढ़ना होता है, जैसे जहाँ पर पुस्तकालय हो गया, वाचालय हो गया, या कहीं कक्षा कक्ष में अध्यापक ने आपको पढ़ने के लिए दिया है, तो आप चुपचाप से पढ़ेंगे बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई शरारत किए, उसी को मौन वाचन कहते हैं। यही कारण है कि विद्यार्थियों को मौन वाचन का अध्ययन करवाया जाता है। मौन वाचन में थकान भी कम होती है और लंबे समय तक पठन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारी आंखें और मस्तिष्क की कार्य करते हैं और अन्य सभी अवयव हमारे सक्रिय नहीं रहते। हमारे दो ही अवयव सक्रिय रहते हैं, कौन से? आंखें और मस्तिष्क। जब विद्यार्थी मौन वाचन करता है तो उसका ध्यान केवल पाठ्य सामग्री पर केंद्रित होता है तथा वह एकाग्रचित होकर पठन करता है। मौन वाचन करने से पढ़ने की गति में तीव्रता आती है, यानी कि हम ज़्यादा तेज गति से पढ़ते हैं और अर्थ को ग्रहण भी जल्दी से करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पठन और वाचन है, ये ज्ञान के स्थायित्व को निर्धारित करते हैं, यानी कि स्थायी ज्ञान प्रदान करते हैं बच्चों को, अस्थायी ज्ञान नहीं। कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री को पढ़ा जाता है। जो व्यक्ति मौन वाचन में व्यस्त होते हैं वे मनोरंजन, पाठ्य सामग्री जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उपन्यास आदि पढ़ने का आनंद प्राप्त करते हैं, खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अतः मानव जीवन में मौन वाचन का अभ्यास होना अत्यंत आवश्यक है। अगला आता है हमारा अध्ययन मौन पाठन का उच्च स्तर है। इसे वाचन की पराकाष्ठा भी कह सकते हैं। यह अर्थ ग्रहण करने, विश्लेषण करने, संश्लेषण करने, आलोचना तथा निष्कर्ष अध्ययन का प्रमुख सोपान है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि अध्ययन को वाचन का एक विकसित रूप भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री का गंभीर अध्ययन किया जाता है। अध्ययन द्वारा लेखक के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण आसानी से हो जाता है या हो सकता है। 11वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों को मौन वाचन कराने के बाद अध्ययन की ओर प्रेरित किया जा सकता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए, सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। सामाजिक जीवन में सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों के मुद्रण बनाने में वाचन कौशल प्रमुख भूमिका निभा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मौन वाचन के बाद हमने क्या है, ये हमने महत्व के ओर चल पड़े। हम महत्व में ऐसा है कि शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन, आदान प्रदान का साधन। पठन कौशल क्या है? पढ़ने से ही स्थायी ज्ञान प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन पठन कौशल है। जो हम सुनते हैं उसको, वो अस्थायी ज्ञान है हमारा। हम सुनते हैं थोड़ी ही देर, कुछ ही देर में हम उसको भूल भी जाते हैं कि हमने क्या सुना था और क्या ग्रहण किया, कोई याद नहीं रहता। स्थायी ज्ञान हेतु हमें पठन कौशल में निपुण होना बहुत ही जरूरी है। कहने का तात्पर्य है कि यह शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान अर्जित करने का प्रमुख साधन भी पठन कौशल है। ज्ञान, जब हम अलग अलग पुस्तकों को पढ़ते हैं, पुस्तकालय में जाके बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो क्या है, हम लोग क्या इससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए हम जितना ज़्यादा हम पुस्तकें पढ़ेंगे, पठन कौशल में निपुण होंगे, तो उतना ज़्यादा हमारे अंदर जो है अपने को व्यक्त करने की जो चेष्टा है, अपने को व्यक्त करने की जो कुशलता है जाहिर होगी। हम अपने को अच्छे से प्रकट कर सकते हैं दूसरे के सामने, क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम अच्छे से किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी के साथ अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं, अपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सहज रूप से खड़े होके क्या है वाद विवाद कर सकते हैं। ये जो सब है सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए पठन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति,
तो जो व्यक्ति मौखिक भाषा में कुशल होगा वो व्यक्ति कहीं भी मात नहीं खाता है। अगर किसी मान लो किसी कार्यालय में जाना है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं दुनिया में, वो बोलने में बहुत मतलब पारंगत होते हैं, लिखने में नहीं होते। तो जो बोलने में पारंगत व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कार्यालय में जाकर के कितना ही बड़े पद पर व्यक्ति बैठा हो उसके साथ सहज रूप से बात करते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा या मौखिक भाषा कौशल में बहुत ही कुशल है। तो पठन कौशल से ये वाली बात जो है विकास हो जाए, ये वाली बात हमारे अंदर बैठ जाती है कि हमने बहुत सारी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पठन कौशल को बार बार पढ़ने से, लगातार अभ्यास से क्या है मौखिक भाषा में क्या है कुशल हो जाता है। अपनी वाणी के जादू से क्या है दूसरों को क्या है अपनी तरफ आकर्षित करता है। कहने का तात्पर्य है कि आपने बहुत सारे जादूगर देखे होने, बहुत सारे नेता देखे होने, बहुत सारे कवि देखे होने, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे होने कि वो अपने वाणी के जादू से दूसरों को इतना प्रभावित कर देता है कि वो व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसमें एक उदाहरण और भी दूंगी। जितने भी महात्मा सत्संगी हैं, जो बहुत अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, उनके सत्संग, उनके जो वाणी को सुनते हैं तो वाणी में जादू होता है। ये सब पठन कौशल से ही आता है और वो बहुत सारे अनुयायी बना लेते हैं और क्या है उनकी अपनी ही एक बहुत बड़ी सभा बन जाती है। सामाजिक जीवन में सामंजस्य से तात्पर्य है अपने को ढालना, समाज में डालना। जब व्यक्ति पठन कौशल में निपुण होगा, जो उस पठन कौशल के तहत वो जो है समाज में किस तरह से सामंजस्य स्थापित करना है, अपने को कैसे डालना है, किस व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत करनी है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज में उठना बैठना, रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक खान पान, सब कुछ वो क्या है पठन कौशल के द्वारा ही सीखता है। संबंधों के मुद्रण बनाने में वाचन कौशल प्रमुख भूमिका निभाती है। जब आपस में संबंध बनाने हैं तो पठन कौशल के तहत जो हमारे पास ज्ञान होता है वो क्या है, हम एक व्यक्ति से बातचीत करके अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सूझबूझ के द्वारा क्या है बहुत अच्छे संबंध बना लेते हैं और वो चिरकाल तक क्या है बने रहते हैं। तो वाचन में कुशलता से क्या होता है बच्चों कि हम अपने वाचन के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है। पठन कौशल के उद्देश्य, बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जब पढ़ना है, पढ़ते समय उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो सुनने में भी अटपटा लगेगा और जब कभी बच्चा बड़ा होगा तो उसकी जो अशुद्धता है वो बनी रहेगी। अशुद्धता बनी रहने के कारण वो क्या है बहुत सारे जगहों पर मात खाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया, इसको तो बोलना ही नहीं आता है, इसको तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो ये जो बालकों का उच्चारण है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले अपने अध्यापक का जो उच्चारण है शुद्ध होने चाहिए, उसके बाद बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कक्षा में छात्रों को उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। जब उचित स्वर तभी आ सकता है जब कक्ष में अध्यापक आदर्श वाचन उचित स्वर के साथ करे। कहने का तात्पर्य है कि आदर्श वाचन उचित स्वर के साथ अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के बाद ही छात्रों में उचित स्वर से पठन की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। उचित गति के साथ बोलना चाहिए। गति मतलब बोलने की गति इतनी भी धीमी ना हो कि बच्चों को सुनाई ना दे, बोलने की गति इतनी ज़्यादा तेज ना हो कि बच्चों को कान में गूंजे। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ ठीक होना चाहिए, उचित गति होना चाहिए, आवाज़ ठीक होनी चाहिए, बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, बच्चों तक आवाज़ ठीक से पहुंचनी चाहिए। छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना। छात्र को सही व्याकरण, कहने का तात्पर्य जो ये है कि गद्य में व्याकरण के नियमों को बिल्कुल मद्देनजर रख करके गद्य का क्या है गद्य की रचना होती है। तो व्याकरण के नियमों के बगैर जो है जो भी वाक्य या जो भी पठन बिंदु होंगे वो सारे गलत होंगे। नियमों का बिल्कुल पालन करना होगा। छात्रों के व्याकरण, जैसे मान लो भाषा का प्रयोग करना सिखाना। मान लो आपने सिखाना है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संज्ञा, सर्वनाम कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ क्या है, किधर कैसे करना है, ये सब एक अध्यापक को अच्छे से पहले व्याकरण की शिक्षण देनी होगी।
फिर बच्चों को कक्षा कक्ष में पठन हेतु अभ्यास कराना होगा। बच्चों को इतना मतलब सक्षम बनाए, व्याकरण शिक्षण में इतना निपुण बनाए ताकि वो कोई भी त्रुटि ना कर पाए, उच्चारण संबंधी चाहे व्याकरण संबंधी त्रुटियां ना करे, और वो बच्चा इतना मतलब ज्ञान प्राप्त कर ले कि वो अपने विचार क्या है स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो सके। बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाए या ना रखा जाए तो क्या है, जो कही गई बात है, जो प्रस्तुत की गई वाक्य है, उसका अर्थ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने कहा भी, एक अर्थ परिवर्तन विराम चिन्हों के कारण कैसा होता है, जैसे रोको अर्थ विराम जाने दो, इसका बदल गया अर्थ रोको मत जाने दो। एक है रोको अर्थ विराम जाने दो, एक है रोको मत अर्थ विराम जाने दो। इन दोनों जो वाक्य है उसके जो है अर्थ बदल गए हैं। ठीक है। छात्रों को धारा प्रभावशाली वाणी, प्रभावपूर्ण वाणी में बोलना सिखाना। यहाँ वाणी है, वाणी में छात्रों को प्रभावपूर्ण। छात्र क्या है, एक जब पठन क्रिया करते हैं तो प्रभावपूर्ण ढंग से तो पढ़ते हैं, पर कहाँ विराम, कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा रुकना है, अर्ध विराम कहाँ है, पूर्ण विराम कहाँ है, कैसे करना है, ये सब अध्यापक ही सिखा सकता है। अध्यापक के सिखाने के बाद ही बच्चे छात्र के धारा प्रवाह के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से अपने को बोलना सिखाते हैं या वाचन करना सीख जाते हैं। अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना। मतलब ये नहीं कि आप मतलब भाषा का प्रयोग हर स्थान पर या विशेष स्थान पर अलग किया जाता है और ऐसे आम स्थान पर अलग किया जाता है, ऐसा भी है। परंतु ऐसा नहीं है कि भाषा का प्रयोग आपने भाषा सीख लिया है तो प्रत्येक स्थान पर आप अपनी मनमानी करने लगे, जो मर्जी आए बोलने लगे, ऐसा नहीं है। ये सब बच्चों को अध्यापक द्वारा सिखाया जाना चाहिए कि अपनी भाषा का प्रयोग किस स्थान पर कैसे करना है, बड़े लोगों के सामने कैसे करना है, अध्यापक के सामने कैसे करना है, अपने दोस्तों के साथ किस तरह प्रयोग करना है, किसी मतलब ऑफिस में या फिर कार्यालय में जाएंगे वहाँ पर किस तरह से भाषा का प्रयोग करना है, ये सब बच्चों को सिखाना है। और ये सब सीखने के बाद बच्चे जो है अपने अवसर के अनुकूल बात करना सीख जाते हैं और भाषा का अच्छे से प्रयोग करना सीख जाते हैं। सरल, सुबोध तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग सिखाना। भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और भाषा में बीच बीच में अगर आपने उसमें अलंकार डालने हैं तो मुहावरों का भी बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि भाई ये खाला क्या है, भाषण देना खाला जी का अगर नहीं है ना, भाषण देना कोई आसान काम नहीं है, ये है तात्पर्य। स्पष्ट वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, बालकों को स्पष्ट भाषा प्रयोग करना सिखाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि स्पष्ट वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह स्पष्ट करे। ऐसा नहीं कि बोलना कुछ चाह रहा है और बोल कुछ रहा है और पता नहीं, मालूम नहीं हो रहा है कि इसने क्या कहना है, इसका बोलने का तात्पर्य क्या था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी वाचन है वो है स्पष्ट होनी चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो वाचन एक अपने आप में महत्वपूर्ण गुण है। आप अच्छे से बात अपनी रखेंगे, अच्छे से बातचीत करने में निपुण होंगे तो आपकी बात को दूसरा व्यक्ति समझेगा और आपके जो भी आपके काम है, जो भी आपको चाहिए वो आपको आसानी से प्राप्त होगा। बालकों को स्पष्ट भाषा प्रयोग करना सिखाना चाहिए। जब बार बार पठन कराएंगे, वाचन कराएंगे कक्ष में, तो स्वाभाविक है कि स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना बालक सीख जाएंगे।